हेलो स्टूडेंट्स, एसकेवी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेक्चर 10th शुरू करने जा रहे हैं। तो लेक्चर 9 तक हो गए हैं, आज लेक्चर 10 है। तो आज हम पिछले लेक्चर में हमने फॉर्मेट्स प्रिंसिपल का एप्लीकेशन देखा था, आई मीन कैलकुलस का एप्लीकेशन देखा था, और फिर हम लोगों ने स्नेल्स लॉ को डिराइव किया था और हम कुछ मेथड्स बता रहे थे, शॉर्टकट्स बता रहे थे। उसी सिलसिले को आज आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो वीडियो लेक्चर है आज का, उसको गौर से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा। तो दिस इज़ लेक्चर 10, कैलकुलस लेक्चर 10। तो मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ कि फंक्शंस का dy बाई dx कैसे निकाला जाता है। तो उसमें हम लोगों ने पहले चेन रूल बताया था, और पिछले लेक्चर में मैं शॉर्टकट्स बता रहा था, डिफ्रेंशिएट करने के शॉर्टकट्स बता रहा था। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? y इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट एक्स। निकालना क्या है? dy बाई dx निकालना है। फाइंड dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx विल बी d बाई dx ऑफ y। y की वैल्यू क्या है? साइन रूट एक्स। देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे साइन एक्स होता तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता? कॉस एक्स होता ना। तो अगर यहाँ पे इमेजिन करिए, साइन रूट एक्स नहीं है, एक्स है केवल, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होगा? कॉस एक्स। लेकिन यहाँ पे रूट एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ रूट एक्स। और फिर जो ये अंदर ये जो पार्ट बचा इतना, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स निकालिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होगा? 1/2 रूट एक्स। ये शॉर्टकट है, मतलब यहाँ पे हमने चेन रूल को ओरली यूज कर लिया। तो इस तरह से ओरली करने की प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/2 रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स। दिस इज द आंसर। सो ये भी हो गया। अब अगला क्या है? साइन ऑफ कॉस एक्स। तो फंक्शन है y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स। हमको क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। वाई की वैल्यू ये है, साइन ऑफ कॉस एक्स। अब इसको भी हम लोग शॉर्टकट लगा के यूज़ करेंगे, मतलब जो हम आंसर निकालेंगे वो ओरली निकालने का कोशिश करेंगे, और मतलब हम लोग चेन रूल को ओरली यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे देखिए इसको, अगर यहाँ पे कॉस एक्स ना होता, केवल एक्स होता, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता, जो कि हो जाता कॉस एक्स। लेकिन यहाँ पे कॉस एक्स है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस एक्स कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ कॉस एक्स। फिर से बता रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता? कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता कॉस एक्स, ये होता कॉस एक्स। अब यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ गया है? एक्स की जगह यहाँ कॉस एक्स आ गया है। तो राइट हैंड साइड में भी एक्स की जगह कॉस एक्स लिखिए, तो क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ कॉस एक्स, ये हो जाएगा। और फिर ये जो अंदर ये वाला पार्ट है, इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करिए, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होगा? माइनस ऑफ साइन एक्स। तो इस माइनस को हम पहले ले लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस कॉस एक्स
इंटू साइन एक्स। ये हो गया, तो ये भी हो गया। अब इसी तरह ये अगला है y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स, बिल्कुल सिमिलर आर्ग्यूमेंट से होगा। y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ y, d बाई डी एक्स ऑफ y, y की वैल्यू ये है कॉस ऑफ साइन एक्स। अब फिर से वही लॉजिक लगा रहे हैं, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स कितना होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। और फिर उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करिए जो अंदर है, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होगा, कॉस एक्स। ये आ गया, ये भी निबट गया। अब ये बचा y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन ये है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए हम लोग को पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स होता है, ये तो पता ही है हमें। बाय द सेम टोकन अगर वो एक लॉजिक यहाँ पे लगाऊं, d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब x की जगह, यहाँ पे x की जगह अगर ये लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो x लिखा है इसकी जगह अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2, x की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए। और फिर जो ये अंदर बचा इसको डिफ्रेंशिएट करिए, d बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 कितना होगा, 0 होगा, और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x होगा। ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी ओरली कर लिया हम लोगों ने, तो निबट गया। अब ये आ रहा y इक्वल टू log x, y इक्वल टू log ऑफ log x। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू ये है log ऑफ log x। तो देखिए अगर ये d बाई डी एक्स ऑफ log x होता तो वो हो जाता 1 बाई एक्स। अगर यहाँ पे x होता तो ये होता d बाई डी एक्स ऑफ log x, तो d बाई डी एक्स ऑफ log x होता 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे x नहीं है बल्कि log x है, तो x की जगह क्या हो गया, log x। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करिए, d बाई डी एक्स ऑफ log x कितना होगा, 1 बाई log x, और बचा क्या, ये log x। अंदर इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करिए, d बाई डी एक्स ऑफ log x कितना होगा, 1 बाई x। तो ये क्या आ गया, 1 अपॉन x log x। ये आंसर आ गया, तो ये भी हो गया। अब बचा y इक्वल टू, अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला हो गया। अब 9th क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू साइन e टू द पावर x, y इक्वल टू साइन ऑफ e टू पावर x मान लीजिए। तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू ये है। आप सोचिए कि यहाँ पे अगर x होता, मतलब
तब ये क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ई टू द पावर एक्स कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स। फिर ये अंदर वाला जो पार्ट है, ये जो आर्ग्यूमेंट है साइन का, ये वाला, इसको डिफ्रेंशिएट करिए। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स कितना हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स। तो क्या होगा, ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो ये भी निपट गया। अब ये 10th क्वेश्चन बचा, y इक्वल टू सेक ऑफ एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू सेक ऑफ एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ y, y की वैल्यू क्या है, सेक एक्स स्क्वायर। अब सोचिए, अगर यहाँ पे x होता, मतलब ये होता डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, x की जगह एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, कितना हो जाएगा, सेक एक्स स्क्वायर टेन एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सेक एक्स स्क्वायर टेन एक्स स्क्वायर। फिर बचा क्या, अंदर सेक के अंदर ये जो एंगल है क्या है, दिस इज एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करिए, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करिए। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x। सो आंसर विल बी 2x सेक एक्स स्क्वायर टेन एक्स स्क्वायर। ये भी हो गया। तो मैंने ये शॉर्टकट भी बता दिया। शॉर्टकट्स को अब जो भी क्वेश्चन आगे आए एक बार शॉर्टकट से भी करके देखिए, और फिर चेन रूल लगा के सिस्टमेटिकली उसको चेक करिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन शॉर्टकट की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि नीट में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसमें सिस्टमेटिकली चेन रूल लगा के करें। आप हमेशा उसको कोशिश करते रहिए, जो भी नए क्वेश्चन आते रहें शॉर्टकट लगा के करने की कोशिश करते रहिए। चलिए, तो मतलब अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस उतना पढ़ लिया है कि हमारा नीट में या जेई में फिजिक्स में काम चल जाए, क्योंकि हम कोई यहाँ पे कोई मैथ्स तो पढ़ा नहीं रहे, हम यहाँ पे फिजिक्स पे ही ध्यान दे रहे हैं। लेकिन फिजिक्स में जो उतना पार्ट मैथ्स का, जहाँ पे, क्योंकि मैथ्स का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, तो जितना मैथ्स का एप्लीकेशन फिजिक्स में है हम केवल उतना पढ़ा रहे हैं कि फिजिक्स में आप कंफर्टेबल हो जाएं। ये हमारा मकसद है। तो देखिए, मैंने शुरू में आपको बताया था कि कैलकुलस को हम दो पार्ट्स में उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक को कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, शुरू में बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। और दूसरे पार्ट को कहते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में तो हमने आपको बता दिया, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग क्या होता है, फॉर्मूले क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट रूल वगैरह, ये सब हो चुका है डिस्कस, और एप्लीकेशन भी हो चुका है। कैलकुलस के एप्लीकेशन हम फंक्शंस के ग्राफ कैसे बना सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकाल सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं हुआ है, वो क्वेश्चंस में करेंगे। जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम क्वेश्चंस के ज़रिए बहुत एप्लीकेशन करेंगे। कैलकुलस ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स में एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन आएगा, और काइनेमेटिक्स में बहुत कैलकुलस यूज़ होगा। इतना पार्ट हो गया। अब हम शुरुआत करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की। इस प्रोसेस को कहते हैं, जब हम इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो मतलब पहले हम बता रहे हैं, मीनिंग बता रहे हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। हम आपको याद दिला रहे हैं इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, सामने देखिए, ये मेरे पास पेन है। अगर मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूँ, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में, डिफरेंशियल पीसेस में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट कर दिया मतलब हमने अलग अलग कर दिया। फिर उन छोटे पीसेस को मिला करके, सब कुछ जोड़ करके, ऐड करके ये पूरा पेन तैयार कर दें, तो ये उल्टा प्रोसेस हो गया। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, छोटे पीसेस में डिफरेंशिएट करना।
इंटीग्रेशन मतलब उन छोटे पीसेस को मिला के बड़ा पीस बना देना। मतलब एक तरह से जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन में हमने उसको छोटे पीसेस में तोड़ दिया और एनालिसिस कर रहे हैं छोटे पीसेस की, और फिर छोटे पीसेस में पेन को तोड़ दिया हमने और उस प्रोसेस को कहेंगे डिफरेंशिएशन। और फिर जब हमने पलट के उन छोटे पीसेस को ऐड कर दिया, मिला दिया, तो रिवर्स प्रोसेस हो गया डिफरेंशिएशन का। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैन बी सपोज टू बी जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो और ये भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेट करना मतलब मिला देना, जोड़ देना। इंटीग्रेट हिंदी में कहेंगे योग। तो योग का मतलब इंटीग्रेशन, मिला देना, जोड़ देना, ऐड कर देना, बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस को ऐड कर देना। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रल कैलकुलस में कुछ उसी टाइप की चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अब इंटीग्रेशन क्या है, तो चलिए थोड़ा सा सोचते हैं। इंटीग्रेशन की जो डिस्कवरी है वो किसने करी थी? एक महान साइंटिस्ट हुआ है न्यूटन। आपने सभी ने उनका नाम सुना होगा और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उनका जो लॉज हैं अभी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, कुछ दिनों के बाद, कि उन फिजिक्स अगर उनके लॉज तुमको आते हैं तो क्लास 11th की 90% फिजिक्स तुम कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं वो इंडिपेंडेंट लॉज हैं, वरना बाकी की जो क्लास 11th की बुक है तुम्हारी एनसीईआरटी में देखे तो क्लास 11 की 2 बुक्स हैं, तो दोनों ही बुक्स आप न्यूटन के लॉ से सारे चैप्टर्स कर सकते हो। अगर न्यूटन का सेकंड लॉ आपको आता है सारे चैप्टर कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर केवल थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को छोड़ के, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के लॉज की अपनी ब्यूटी है, वो अलग है। तो इंटीग्रेशन की डिस्कवरी न्यूटन ने की थी। और साथ ही साथ रशिया में एक साइंटिस्ट था लीबनिज। साइंटिस्ट वो मैथमेटिशियन था एक्चुअली। तो साथ ही साथ लीबनीज ने भी उसको डिस्कवर किया था। मतलब ऐसा है कि जैसे दोनों ने सेम थॉट को कैप्चर कर लिया, यूनिवर्स में दोनों थॉट्स फ्लोट कर रहे थे, और दोनों ने, न्यूटन ने और लीबनीज ने, न्यूटन इंग्लैंड में था और वो फिजिसिस्ट था, बेसिकली न्यूटन भी मैथमेटिशियन था, और लीबनीज वो रशिया में थे। दोनों ने एक साथ उस चीज़ को सोच लिया। तो मतलब कोई कम्युनिकेशन हुआ, उस समय तो इंटरनेट था नहीं, तो मतलब कहाँ से कैसे वेव्स गई होंगी, कैसे दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ होगा, वो मैं नहीं जानता, मतलब दैट इज़ हिस्टोरिकल। तो अब दोनों को बराबर क्रेडिट जाता है। तो चलिए हम मान के चलते हैं कि दोनों ने किया, तो चलिए न्यूटन ने इंटीग्रेशन को डिस्कवर किया, ये मान के चलते हैं। क्योंकि लीबनीज ने भी किया है, लेकिन अभी ये मान के चलते हैं दोनों ने किया है। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है। अब इससे इसमें होता क्या है, इसका जो आधार है वो क्या है? मान लीजिए आप किसी फंक्शन का ग्राफ, कोई फंक्शन इमेजिन करिए, और ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हम फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। कोई फंक्शन इमेजिन करिए, हमने उसका ग्राफ बनाया, ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। मैं इसके नीचे का एरिया निकालना चाहता हूँ। तो जो एरिया निकालने वाला काम है वो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हम कैसे निकालें इसके नीचे का एरिया? हमारे पास कोई टूल नहीं है अभी तक। मान लीजिए इंटीग्रेशन की डिस्कवरी नहीं हुई है, तो हम एरिया कैसे निकालें? तो एरिया निकालने वाला काम जो है वो दुर्लभ है। लेकिन न्यूटन ने क्या किया कि उन्होंने इसके नीचे का जो पूरा एरिया है उसको ऐसी स्ट्रिप्स में तोड़ लिया। मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, तोड़ दे रहा हूँ स्ट्रिप्स में, बहुत सारी स्ट्रिप्स में ऐसे तोड़ दिया, और ये सारी स्ट्रिप्स हो गई ऐसे, चेक करिए ये ऐसे स्ट्रिप्स हो गई। और उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया, वेरी सिंपल आर्गुमेंट, कि अगर मुझे इसके नीचे का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूं, इस स्ट्रिप का एरिया प्लस इस स्ट्रिप का एरिया प्लस इस स्ट्रिप का एरिया ऐसे ऐड करते चले जाऊं, सारे एरियाज को ऐड करते चले जाऊं, तो टोटल एरिया इसके नीचे का मिल जाएगा। चलिए सो फार सो गुड, बहुत अच्छी बात है। तो जो एरिया होगा, मान लीजिए हम कैसे, लेकिन इनके एरिया को कैसे निकालना है? तो इसमें अगर मान लीजिए इस स्ट्रिप को आप देखिए, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करके, मतलब जूम करके इसका डायग्राम बना रहा हूँ। ये कुछ ऐसा बन रहा है।
इस शेप को कहते हैं ट्रेपीजियम कहते हैं इसको। ट्रेपीजियम, ये एक ट्रेपीजियम है। ये जितने भी शेप्स बन रहे हैं ये सारे ट्रेपीजियम है। तो एक ट्रेपीजियम को उठा के यहाँ रख दिया, तो इस ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा वो क्या होगा? ट्रेपीजियम का एरिया होगा इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया। अब ये जो इसकी चौड़ाई है, ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसकी ये जो चौड़ाई है, यहाँ पे देखिए ये रेक्टेंगल है, ये यहाँ पे ये डायग्राम है, तो नीचे ये जो चौड़ाई है ये कितनी होगी? ये यहाँ से यहाँ तक आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, तो ये चौड़ाई कितनी होगी? डेल्टा एक्स होगी। और ये ऊंचाई कितनी होगी? इधर आप वाई एक्सिस के पैरेलल चल रहे हो, इसकी ऊंचाई होगी वाई। आप इमेजिन करिए कि अगर इसको मैं कॉम्प्रेस करता हूँ, पतला करता जाता हूँ, और पतला और पतला और पतला और पतला, तो लिमिटिंग केस में ये दोनों लाइंस ऐसे सोचो करीब आ रही हैं। लिमिटिंग केस में क्या होगा? ये बहुत करीब आ जाएंगी, इतनी करीब आ जाएंगी कि उससे ज़्यादा आप करीब नहीं ला सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा करीब लाओगे तो दोनों मिल जाएंगे। हम चाहते हैं कि दोनों के बीच में कुछ गैप रहे, तो हम उनको अत्यधिक करीब ले आए, लेकिन इतना करीब नहीं लाए कि दोनों मर्ज कर जाएं, दोनों मिल जाएं। तो बहुत करीब ले आए, बहुत करीब ले आए, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाएगा, डेल्टा एक्स से डी एक्स हो जाएगा। और ये हाइट कितनी है? y है। और तब क्या होगा? इमेजिन करो जब मैं इनको बहुत नज़दीक ले आऊँगा तो ये जो ऊपर ट्रायंगल है ये इतना छोटा हो जाएगा कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है, मतलब अगर मैं पूछूं इस ट्रेपीजियम का एरिया अब कितना होगा, तो इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा? इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया। लेकिन जब मैं दोनों को बहुत नज़दीक ले आता हूँ तो ऊपर वाला ट्रायंगल बहुत छोटा हो जाएगा और ट्रायंगल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के मुकाबले नेग्लिजिबल हो जाएगा। मतलब ट्रायंगल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के मुकाबले नगण्य हो जाएगा। तो मतलब ट्रायंगल के एरिया को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो लिमिटिंग केस में हम ये कह सकते हैं कि इस ट्रेपीजियम का जो एरिया है वो इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। तो लिमिटिंग केस में इस ट्रेपीजियम का एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कितना हो जाएगा? वाई डी एक्स। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया एक ट्रेपीजियम का एरिया कितना हो जाएगा? वाई डी एक्स। एक ट्रेपीजियम का एरिया वो हो जाएगा जो इस रेक्टेंगल का एरिया है। रेक्टेंगल का एरिया कितना है? y इंटू डी एक्स। तो एक रेक्टेंगल का एरिया, एक ट्रेपीजियम का एरिया ये हो जाएगा। एक ट्रेपीजियम का एरिया प्लस दूसरे ट्रेपीजियम का एरिया प्लस तीसरे ट्रेपीजियम का एरिया, ऐसे ऐड करते जाइए। कहाँ तक ऐड करेंगे आप? क्योंकि आपने एक स्ट्रिप की चौड़ाई, ये चौड़ाई बहुत कम कर दी, तो इसलिए इस वजह से क्या होगा कि जो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स है, जितनी स्ट्रिप्स बन रही है उनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब आप जोड़ते जाओगे तो ये जुड़ते ही चले जाएंगे। मतलब कहाँ तक जाएंगे? ये इन्फिनिटी तक जाएंगे, मतलब जुड़ते ही चले जाएंगे, ख़त्म ही नहीं होगा। ऐड करते जाओ, क्योंकि जितना पतला आप स्ट्रिप लोगे उतना ही बेहतर है। और अगर स्ट्रिप की चौड़ाई को आप कम करते जाओगे तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़ती जाएंगी। तो ये आप ऐड ही तो कर रहे हो। इस एडिशन के प्रोसेस, ये जो पूरा आपने ऐड कर दिया, इससे आपको ये एरिया मिल जाएगा ये। और इस एडिशन के प्रोसेस को ही तो हम इंटीग्रेशन कहते हैं। मैंने पहले ही बताया लेक्चर की शुरुआत में कि इंटीग्रेशन का मतलब योग है, एडिशन है। तो इस प्रोसेस को ही तो इंटीग्रेशन कहते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो मैंने ये जो ए लिखा है ये एरिया है। मतलब यहाँ पे जो हमने इसको ऐड कर दिया है बहुत सारे टर्म्स को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट कर दिया, ऐड कर दिया। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे ऐसे इन्फिनिटी तक, तो आप इसको ऐसे लिखते हो, इंटीग्रेशन
वाई डी एक्स। ये जो इस टाइप का सिंबल बना है एस टाइप का, ये बताता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है हमने वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स सोन इसको जोड़ते चले गए। तो इसको हम सिंबॉलिक तरीके से ऐसे लिखते हैं, ए इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। तो देखिए मैंने आज जो है इंटीग्रेशन की जो आत्मा है, बिल्कुल बेसिक बात क्या है, उसको टच किया है। अब आगे अगले लेक्चर पे मैं इसके आगे पढ़ाऊँगा एंड आपको इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन आज इतना ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि इससे आपने मैंने आज बस इतना किया कि इंटीग्रेशन की आत्मा को टच किया है, बेसिक क्या बात है। और ये तो बता ही दिया कि इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन बेसिकली, उतना सोचते हुए। और फिर न्यूटन ने किस तरीके से इसको बिल्डअप किया था इस आइडिया को, ये बात आज हो चुकी है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन। हैव ए नाइस वीक। बाय।